हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, ये हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हम इससे पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है, पहले जाएं और वह वीडियो देख लें। वहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। और विभवांतर होता है एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी वही होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि धारिता होती क्या है। ठीक है, किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता कहलाती है धारिता। ठीक है, धारण करना, या आप बोल दो कि बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। किसी को धारण, जो या तो आवेश को धारण कर ले, है ना, आवेश को धारण करने की क्षमता किसकी? किसी चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि चालक होता क्या है। ठीक है ना, चालक होता क्या है। चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक मात्रा में होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? अधिक मात्रा में चालक कहलाते हैं। चालकों पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगते हैं या एक ही दिशा में गमन करने लगते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, लिखाऊंगा मैं इसकी डेफिनेशन भी। उससे पहले एक बात समझो, सबने देखा होगा भेड़ बकरी, तो सबने देखी होगी, है ना। मान के चलो कोई चरवाहा जब भेड़ को लेके जाता है ना, मान के चलो ये खेत है, वो उन भेड़ों को लेके इस खेत में आ गया। उन्हें मतलब घास खवाने के लिए, उन्हें चराने के लिए चरवाहा लेके आ गया यहाँ। ये टिंकू पिंकू रिंकू सिंकू जो भी आप मानना चाहते हो वो है, लेके आया इन्होंने। अब ये भेड़ क्या है? अपने आप में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जा सांड कहीं हांड, है ना। ये होती है ना कि आप भी हम भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मान के चलो आप सुबह के समय घर से निकल गए, हो गए क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन घर वापस आने का, घर भी तो वापस आना पड़ेगा। अगर आपको आपके घर के ना बुलावें, ये कह दे कि जा तेरा जी जहाँ कर है तू वहाँ चला जा, है ना, तो आप हो जाते हो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन फिर अपनी कक्षा में वापस आने की कोशिश नहीं करता, है ना, वो भांडता ही रहता है। तो देखो ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये चरवाहा क्या करता है? इन्हें खेत में जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहने का मतलब ये इन पर क्षेत्र लगाता है कोई, इन्हें सभी को आगे को हाँकता है, तो ये क्या करते हैं? सारे एक ही दिशा में तो चलते हैं और यहां आ जाते हैं। यहां आके आपके खेत में चलते हैं ये, या जो घास चढ़ते हैं। ऐसे ही होता है चालक। चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, चालक कहलाते हैं।
अब इन चालकों पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, इन चालकों पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर ये जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक ही दिशा में प्रदर्शित होने लगते हैं या एक ही दिशा में चलने लगते हैं। एक ही दिशा में अब इनके एक ही दिशा में प्रदर्शित होने के कारण क्या होता है, चालक में धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। जब ये एक ही दिशा में चलने लगते हैं ना, तो इनके एक दिशा में प्रवाह के कारण चालक में क्या उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा। चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक बात और, कोई चालक है, हमने जब वैद्युत धारा पढ़ी थी, हमने वैद्युत धारा में पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश किस कारण उत्पन्न होता है, चालक इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब चालक इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश उत्पन्न होगा और वो एक ही दिशा में जा रहे होंगे, तो किसी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब कोई चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये भेड़ बकरी है, ठीक, इस खेत में घुस गए। घुसने के बाद क्या हुआ, इनकी कहीं ना कहीं आपस में टक्कर भी हुई होगी। एक बात बताओ, मान के चलो ये 100 भेड़ है ना, और इस खेत में मैक्सिमम 80 भेड़ आ सकती हैं, तो ये 100 की 100 इसमें घुस गई, तो कहीं ना कहीं तो इनकी आपस में टक्कर हो रही होगी। जब इनकी आपस में टक्कर हो रही होगी तो हम ये मानते हैं कि आवेश का पुनः वितरण हो रहा होगा। जब इनके सिर आपस में भिड़ रहे होंगे तो आवेश का पुनः वितरण, इसने इसको टक्कर मारी होगी, इसने इसको टक्कर मारी होगी। टक्कर लगने के बाद अगर इनकी दिशा ये होगी तो टक्कर लगने के बाद इनकी दिशा विपरीत भी तो हो गई होगी। कहने का मतलब आवेश का पुनः वितरण हो चुका होगा। कहने का ये है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन में आवेश के प्रवाह के कारण आवेश का क्या होता है, पुनः वितरण होता है, जिससे चालक में प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहां आप हेडिंग डालोगे, चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र, चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र। चालकों के भीतर वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम लिखेंगे जो चालक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश का पुनः वितरण होता है। आवेशों का पुनः वितरण, आवेशों का, जब आवेशों का पुनः वितरण होगा जिससे जो चालक है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक में प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है ना, तो ये जो ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होगी उसका विरोध करता है।
प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। यह वैद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। ये कहता है कि भाई तू कहीं भी जा, लेकिन मेरे वैद्युत क्षेत्र में मत आ, कि जहां तक मेरा वैद्युत क्षेत्र है वहां तक मत आ। तो चालक क्या होता है, पदार्थ में जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, पदार्थ में जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है, एक तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र और प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों की दिशा क्या होती है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है विपरीत। चालक में बाह्य वैद्युत क्षेत्र और प्रेरित वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, विपरीत। और जब इनकी दिशा विपरीत हो जाती है तो क्या होता है, इनका परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, शून्य। कैसा हो जाता है, शून्य। अब स्टूडेंट देखो, आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया? अब जो मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो, बचपन में हमने एक गेम बहुत खेला है जिसे हम कहते थे खो खो। खो खो, ठीक है। हम एक टीम में 7 हुआ करते थे, या जो लड़कों ने भी खेला होगा लड़कियों ने भी खेला होगा। एक टीम में 7 बंदे, मान 7 नहीं, हम अभी 4-5 लेके चल रहे हैं, बस 2 3 4 5, ठीक है। एक इनका लीडर हुआ करता था जो यहां इनके चारों तरफ को भागता था। ये बात को समझना, ठीक है। ये खो खो गेम चल रहा है। अब दूसरी टीम के जो होते थे वे या तो यहां खड़े होते थे कुछ बंदे, और जैसे ही यहां से मेन लीडर आगे की तरफ बढ़ता था तो ये भी भागना शुरू कर देते थे। और ये इन्हीं व्यक्तियों में से 1 2 3 4 5, बात को समझना। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इनका एक वैद्युत क्षेत्र। ये इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण आवेश का, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया। अब ये चला, ये इधर को चलेंगे, इसने कर दिया इसे खो। ये क्या होगा, खड़ा होते के साथ ही आगे की तरफ भागेगा। तो क्या हुआ, आवेश जो इसके पास था इसने इसका पुनः वितरण कर दिया, मतलब दूसरे को दे दिया। अब ये क्या करेगा, इसके स्थान पे जाके बैठेगा। अब आवेश का पुनः वितरण इसके साथ चलेगा, मतलब आवेश मिला इसे। बात को समझना, आवेश का पुनः वितरण जिससे चालक में प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो ये भी एक चालक है, आवेश का पुनः वितरण हुआ, इसने भागना शुरू किया, तो इसमें क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसमें, ठीक है। अब जब इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, तो ये करेगा उनका विरोध। अगर इसने इनको हाथ लगाया तो हम क्या करते थे कि तेरी टीम का प्लेयर हो गया आउट, तो इसको आउट मान लेते थे और इसे बैठा देते थे बाहर, इसको बैठा देते बाहर कि तू हो गया आउट। फिर ऐसे ही सर्किल चलता था, ये आवेश का पुनः वितरण यहां करता था, फिर इनका करता था विरोध। कहने का मतलब ये है कि जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ये इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। बात स्टूडेंट समझ में आ रही है? अब जो चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके कारण जो चालक पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब ये 3 नंबर फिर घूम के आया, इसने 4 नंबर को खो कर दिया, ये भी इनके प्रवाह का विरोध करेगा। 4 नंबर घूम के आया, इसने 5 नंबर को खो कर दिया, ये भी इनके
विचालन का विरोध करेगा। तो होता क्या है, जो प्रेरित चालक में वैद्युत क्षेत्र होता है और प्रेरित वैद्युत क्षेत्र होता है, इनकी दिशा हो जाती है विपरीत। विपरीत कहने का मतलब कोई आवेश इधर को भाग रहा है तो प्रेरित वाला भागेगा इधर को, और ये भाग रहा है इधर को, तो इनका परिणामी कैसा हो जाता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाता है शून्य। अब मैं ये मानता हूं कि इस एग्जाम्पल के कारण आप लोगों को 101% समझ में आ गया होगा कि चालक क्या होते हैं, चालक के अंदर क्यों वैद्युत क्षेत्र का परिणामी शून्य होता है। क्योंकि जब चालक चलता है तो चालक जब चलेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जब उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेशों का प्रवाह होगा, जिनसे आवेशों का प्रवाह का पुनः वितरण लिखा है कहीं, हाँ ये रहा, पुनः वितरण होता है। पुनः वितरण इन्हीं के कारण तो होगा वो, और ये जो पुनः वितरण हुआ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध। जब वैद्युत क्षेत्र और प्रेरित वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाती है, विपरीत मतलब ये विपरीत हो जाती है, जभी तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र का परिणामी वो शून्य होता है। आप लोगों को मैं मानता हूँ इस एग्जाम्पल की वजह से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं चालक की धारिता। क्या पढ़ते हैं, चालक की धारिता। अगला हेडिंग होगा हमारा चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता होती क्या है, किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं चालक की धारिता। मतलब कितनी चीज वो धारण कर सकता है ना। मान के चलो आपके पास 1 लीटर का गिलास है, उसकी धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आपने उसको कोई चीज दी तो वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। कोई चालक है, चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी क्या कहेंगे, चालक की धारिता। बिल्कुल सही बात, चालक की धारिता कहते हैं। अब यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, किसी चालक को आवेश दिया कितना, क्यू आवेश देने पर उसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब विभव में कितनी वृद्धि हुई, V। किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में कितनी V वृद्धि हो गई। ठीक है, और जो ये V वृद्धि हुई है तो ये V वृद्धि आवेश के समानुपाती होती है। किसी चालक को क्यू कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है तो आवेश के समानुपाती होती है। तो वह चालक को आवेश दिया क्यों, विभव में वृद्धि हुई V, तो यह जो वृद्धि हुई यह आवेश के समानुपाती। जो स्टूडेंट मैं बोलता हूं उसको आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें और उसे साथ के साथ लिखते रहे करें। अब अगर मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ ये लिखूंगा, किसी चालक में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है तो उसके विभव में हुई यह V वृद्धि उसके आवेश के समानुपाती होती है।
ऐसे लिखना होगा। लेकिन ऐसे मैं कीवर्ड करके लिख देता हूँ, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें और इसे साथ के साथ लिखते रहे करें, है ना। तो क्यों जो ये वृद्धि हुई है ये इसके समानुपाती होगी v के। इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं जिसे बोलते हैं हम c, है ना, CV। और जो ये एक c क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। और ये समानुपातिक नियतांक ही क्या कहलाता है, चालक की धारिता। ठीक है, तो c बराबर, ये इसकी मल्टीप्लाई में इधर आती है डिवाइड में हो जाएगी, c बराबर q अपॉन v। क्या होगा, c बराबर q अपॉन v। ठीक है, और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, या हम इसे कह देते हैं फैरड। और जो ये फैरड होता है ना, ये एक बहुत अधिक, मतलब बहुत बड़ा मात्रक है अपने आप में फैरड, है ना। और इसका जो CGS पद्धति में मात्रक होता है ना, इसे तो फैरड हो गया। अब CGS पद्धति में इसके मात्रक को कहते हैं हम स्टेफैरड, CGS स्टेफैरड। ठीक है, और एक फैरड में 9 गुना 10 की पावर 11, एक फैरड इज इक्वल टू 9 गुना 10 की पावर 11 स्टेफैरड। ठीक है, और धारिता की विमा होती है m इनवर्स L माइनस 2 T4, m इनवर्स L माइनस 2 T4 A2। ये होती है धारिता की विमा। कूलाम की विमा बटे वोल्ट की विमा जो भी होगी, उन दोनों को m इनवर्स L माइनस 2 T4 A2, ये होती है इसकी विमा। ठीक है, और जो फैरड है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसके स्थान पर, ये धारिता का क्या है, बड़ा मात्रक है, तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, मेनली जो यूज करते हैं वो माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड या पिकोफैरड, माइक्रोफैरड या पिकोफैरड हम यूज करते हैं। तो इन दो मात्रकों का, क्योंकि फैरड ज़्यादा बड़ा मात्रक है धारिता का, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और एक माइक्रोफैरड में होता है 10 की पावर माइनस 6, एक माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैरड, और एक पिकोफैरड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये एक म्यू फैरड, एक माइक्रोफैरड 10 की पावर माइनस 6 फैरड के होता है, और एक पिको फैरड 10 की पावर माइनस 12 फैरड के इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे कि कोई चालक है, हमने चालक की धारिता पढ़ ली, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, क्यों शून्य होता है ये पढ़ लिया, धारिता के मात्रक पढ़ लिए। अब चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, क्या क्या कारक होते हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। चालक की धारिता को कारक, क्या कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर 2 पहले लिख लेते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल चालक की धारिता को प्रभावित करता है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ, अगर हम क्षेत्रफल में वृद्धि कर दें तो चालक की धारिता में भी वृद्धि होती है। बात को समझना, क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर चालक की धारिता में वृद्धि होती है। जैसे
एक तो कोई सुक्का सा आदमी है बिल्कुल, ये लो जी हमने बना दिया, ये तो कोई सुक्का सा आदमी है, ठीक है। एक कोई मोटा सा आदमी है, ठीक है जी, इसका मुंह भी बना दो लो। एक कोई सुक्का सा आदमी, एक कोई मोटा सा आदमी। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल कम, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा, तो ये कम खावेगा, ये ज़्यादा खावेगा। भाई शादी में कहीं भी जाते हो तो शादी में जो सुक्का सा आदमी होगा वो तो एक या दो रोटी खा लेगा, फलों की चाट खा लेगा, और टिक्की समोसा रसगुल्ला एक आधा खा लेगा, तो ये तो कम खाना खाएगा। लेकिन जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा उसकी धारिता ज़्यादा, जिसका क्षेत्रफल कम उसकी धारिता कम, तो क्षेत्रफल ज़्यादा किसका, मोटू का, मोटू, और यह है पतलू। अब इसका दिमाग तो जब ही चलता है जब इसके पास समोसे हो, बताओ। तो भैया मोटू तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो धारिता भी ज़्यादा ही होगी, और पतलू का क्षेत्रफल कम तो धारिता भी कम। तो चालक हम लिखेंगे इसमें, चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसकी धारिता में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, ये मोटू पतलू दोनों थे और ये चले गए शादी में। इसने मोटू ने कम खाया, पतलू ने ज़्यादा खाया, क्यों, धारिता के कारण। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट है, किसी चालक के समीप अन्य चालक रखने पर, किसी, लिख देता हूं समझाऊंगा बाद में, किसी किसी चालक के समीप अन्य चालक रखने पर क्या होता है, चालक के विभव में कमी आती है, चालक के विभव में कमी आती है, लेकिन धारिता, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है, जिससे धारिता में कैसी होती है, वृद्धि होती है। एक बार दोबारा सुने, किसी चालक के समीप अन्य चालक रखने पर प्रेरण के कारण चालक के विभव में कमी आती है, जिससे धारिता में वृद्धि होती है। यहाँ चालक के प्रेरण के कारण चालक के विभव में कमी आती है, प्रेरण के कारण। बात सुनो, हमें तो ये बात समझनी नहीं है, हमें तो एग्जाम्पल चाहिए भाई इस चीज का कैसे होता है। दो दोस्त, ये लो जी, एक ही ठीक है जी। दोनों पहुंच गए शादी में, एक शादी में, दोनों चले गए एक शादी में। अब हुआ क्या, ये तो था कम धारिता वाला और ये था ज्यादा धारिता वाला, मतलब इसको तो कम खाना पसंद था, इसको ज्यादा खाना पसंद था। अब ये दोनों एक जगह खड़े होकर खाने लगे, खड़े हो गए कहाँ, एक जगह। अब हुआ क्या, जब एक जगह खड़े होकर खाने लगे, यो लिया आया प्लेट में धरवा के 4 रसगुल्ले, इसका नाम ए, इसका नाम पी,
ठीक है जी। प्लेट में धरवा के लाया 4 रसगुल्ले। पी से, चलो इसका नाम मान लेते हैं हम प्रशांत, पी से प्रशांत, और ए से कोई नाम मान लेते हैं अर्जुन। लो जी, ठीक है। तो अर्जुन कितने रसगुल्ले रखवा के लाया? एक प्लेट में 4 रसगुल्ले। अब प्रशांत का नंबर आया। प्रशांत कहने लगा यार जिसने 4 खाए हैं मैं तो 8 खाऊंगा। मतलब खाने तो हैं लेकिन इससे ज्यादा खाने। और दोनों ने मिलकर ये भी खा लिए ये भी खा लिए दोनों, क्योंकि दोनों एक जगह रहे और इतना खा लिया यार, दोनों एक गैल खा रहे थे, पता ही नहीं चला कद कितना खा गया। रसगुल्ले भी खा लिए, मटर पनीर भी खा लिया, सारी चीज खा ली। तो क्या हुआ कि जब एक चालक के समीप किसी अन्य चालक को रखा गया तो उनके क्या हुआ, विभव में तो कमी आई लेकिन धारिता बढ़ गई। जहां वे अकेले अकेले 2-2 रसगुल्ले खाते थे, दोनों के दोनों 10-12 खा गए। बात समझ में आई? तो यही है कि जब किसी चालक के समीप अन्य किसी चालक को रखा जाता है तो उनके विभव में कमी आती है लेकिन धारिता में वृद्धि होती है। अब सुनो, अब तीसरा पॉइंट इसका लिखवाऊंगा लेकिन समझाऊंगा एग्जाम्पल से ही। अब एक बात बताओ, आप लोग 2 दोस्त थे, नाम वही ले लेते हैं, एक का नाम प्रशांत एक का नाम अर्जुन। लो जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन नामों से? अब प्रशांत को तो भेज दिया गया एक, जहां मतलब कोई 13वीं में प्रशांत को भेज दिया, 13वीं में, और अर्जुन को भेज दिया गया एक शादी में। तो क्या हुआ, जब 13वीं में प्रशांत खाने गया उसने सोचा यार यहाँ का जो माध्यम है वो कुछ और है। अगर मैं ब्याह में होता रसमलाई भी लेता, टिक्की भी लेता, मटर पनीर भी लेता और फलों की चाट भी लेता, रसगुल्ले भी लेता, लेकिन यहाँ लड्डू पूरी और रायता, बस सब्जी और रायता यही है। तो इसे तो मिला कम खाने को और इसे मिला ज़्यादा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ऑप्शन थे। शादी में भाई बहुत सारा खाना रहता है। तो क्या होता है, किसी चालक की धारिता माध्यम पर भी निर्भर करती है। माध्यम क्या है भाई, इसका माध्यम तो कुछ और था, जहाँ ये गया था वहाँ तो कुछ का हिसाब, वहाँ का हिसाब कुछ और जहाँ ये गया वहाँ का हिसाब कुछ और। तो जो चालक होता है वो किसी माध्यम में रखा हो, पैरावैद्युतांक माध्यम में पैरावैद्युतांक माध्यम मान लेते हैं हम के, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा पॉइंट, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है, कि चालक को के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता में के गुना वृद्धि हो जाती है। यहाँ लिखेंगे माध्यम पर निर्भर, चालक की धारिता काहे पे निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। कैसे, कि अगर किसी चालक को के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता में के गुना वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये पढ़ा हमने, चालक किसे कहते हैं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों शून्य होता है, चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक की धारिता क्या होती है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है। अगला हेडिंग है संधारित्र। अब है हमारा संधारित्र। तो संधारित्र होता क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। संधारित्र एक ऐसा ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? संधारित्र। ठीक है, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक, अब जैसे ये संधारित्र है, हमने पढ़ा था चालक, पहले पढ़ा था चालक, फिर पढ़ा हमने चालक की धारिता, अब पढ़ा हमने संधारित्र, अब पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है, अब अगला हमारा हेडिंग होगा संधारित्र की धारिता। अब एक बात बताओ, जब किसी चालक के पास हम किसी अन्य चालक को लेकर आते थे, मतलब यहाँ प्रशांत खड़ा था, यहाँ अर्जुन खड़ा था, दोनों उनके विभव में तो आई थी कमी। जब दोनों चालक को एक दूसरे के समीप लाए, उनके विभव में आई कमी, लेकिन रसूले खा गए ज़्यादा और धारिता में होगी वृद्धि। बात समझ में आई? तो किसी संधारित्र की धारिता, जब हमने धारिता की बात की थी, वहाँ क्या करा था हमने? C इजिकल टू क्यू अपॉन पी। C इजिकल टू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी नहीं, सॉरी, क्यू अपॉन वी। क्यू तो ऊपर ले लिया ना, दो क्यू कैसे हो जाएंगे? क्यू अपॉन क्यू ही लिख दिया था, क्यू अपॉन वी। जहां क्यू है आवेश की मात्रा, वी है विभव और सी है धारिता। अब विभव में कमी, धारिता में वृद्धि, कि जब किसी चालक को एक अन्य चालक के समीप रखा जाता है तो उनके विभव में तो कमी आती है, लेकिन उनकी धारिता में हो जाती है वृद्धि। ठीक है, अब इसमें हम कैसे लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे, हम वहां चालक ले रहे थे, यहां ले लेंगे हम आवेशित चालक। आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक, हम वहां दो ले रहे थे, ये दोनों थे चालक। अब हम क्या करेंगे? किसी आवेशित चालक को, इसे तो मान लेंगे आवेशित चालक और इसे मानेंगे अनावेशित चालक। ठीक है, हम लिखेंगे कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में रखा जाता है तो इनके आवेशित चालक के या इनके विभव में क्या होती है? कमी। तो आवेशित चालक के विभव में कमी होती है, और यदि अनावेशित चालक को मतलब भूसंपर्कित कर दिया जाए, अनावेशित चालक को, ये पृथ्वी है, अनावेशित चालक को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो इसके विभव में और भी कमी होगी, लेकिन धारिता में हो जाएगी वृद्धि। तो अब हम यही लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसे ऐसे ही। तो हमने लिखा है, जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दे तो विभव और भी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब एक बात सुनो, अब सबने देखा होगा, सबके घरों में नाज भरने की टंकी होती है। ठीक है, ये होती है नाज भरने की टंकी।
और यहाँ ये उसका मुंह होता है जिसमें को नाज निकलता है। समझ रहे हो? तो ऐसा हो कि भूसंपर्कित करने का मतलब इसमें से हम जो भी इसके अंदर आवेश है उसे बाहर निकालते रहें, तो ये अंदर से खाली होती जाएगी। कहने का मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी ये फिर, है ना? तो इसकी धारिता फिर बढ़ जाती है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 CV² और 1/2 Q²/C होती है। ठीक है ना? हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² तथा 1/2 Q²C होती है, जहां C चालक की धारिता, Q आवेश और V चालक का विभव होता है। अब सबसे पहले जानेंगे हम स्थितिज ऊर्जा होती क्या है चालक की। ठीक है? किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य की मात्रा को किए गए कार्य की मात्रा को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है? मात्रा को और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं U से। ठीक है? अब हम इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब हम मानते हैं कि चालक का जो स्टार्टिंग में विभव था वो क्या था? 0। लेकिन उसे Q आवेश देने पर विभव में कितनी वृद्धि होगी? V। तो स्टार्टिंग में कितना था? 0 और बाद में कितना हुआ? V। तो हम यहां लिखेंगे, माना चालक को आवेश, माना प्रारंभ में चालक पर आवेश तथा विभव 0 था। माना प्रारंभ में चालक पर आवेश तथा विभव प्रारंभ में चालक पर आवेश तथा विभव कितना था? 0। लेकिन प्रारंभ में तो 0 था, पर धीरे धीरे जैसे हमने क्यों आवेश देना, जैसे जैसे हमने क्यों आवेश दिया तो उसके विभव में कितनी वृद्धि होगी? V। तो धीरे धीरे क्यों आवेश देने पर विभव में V वृद्धि हो जाती है। विभव में कितनी वृद्धि हो जाती है स्टूडेंट? V वृद्धि हो जाती है। ठीक है? तो आवेशित जब हमने इसको करा तो आवेशित करते समय इसका माध्य कितना होगा? आवेशित करते समय माध्य होगा इसका 0 + V/2 बराबर V/2। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? कितना माध्य रहता है? इतना माध्य रहता है। आवेशित करते समय माध्य कितना है? V/2। पहले कितना था? V। जैसे जैसे इसको Q आवेश दिया कितना हुआ? V। मतलब पहले था 0 और जब इस हमने आवेश दिया तो कितना हो गया? V। तो इनका माध्य होगा 0 + V/2। ठीक है? लेकिन जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू आवेशित करने में किया गया कार्य। भाई यहाँ लिखा है चालक की स्थिति जो आवेशित करने में किया गया कार्य, ये लिखा है ना, किसी चालक को आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू आवेशित करने में किया गया कार्य। अब जब हमने इसे आवेशित किया तो कुछ ना कुछ तो इसे आवेश दिया होगा, है ना? तो आवेशित किए करने में किया गया कार्य जो इज इक्वल टू होगा वो होगा इसको दिया गया आवेश गुना माध्य। आवेश और इसका जो माध्य होगा, तो आवेश कितना है? Q और माध्य है V/2 जो बराबर होगा किसके? U के।
भाई स्थितिज ऊर्जा U थी ना, तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 QV। ठीक है भाई, यही तो होगा, U बराबर 1/2 QV। अब देखो एक बात बताओ, धारिता C बराबर कितना होता है, Q/V, यही तो होता है। और यहां से Q का मान क्या होगा, Q बराबर CV। ठीक है, तो यहां इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन समीकरण 1 में Q का मान रख दो, कारण 1 में Q का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, U = 1/2 CV²। ठीक है, U = 1/2 CV², ये हो गया जी यहां से। अब इतना तो हो गया, लेकिन अब यहां से अगर हम V का मान निकालें, V बराबर क्या होगा, Q/C। V बराबर Q/C। अब समीकरण 1 में रख दो V का मान, समीकरण ऊपर लिख देता हूं, समीकरण 1 में V का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, U = 1/2 QV। V का मान क्या आया था यहां से, Q/C। तो ये हो जाएगा U = Q × Q/C। तो U = भाई 1/2 तो यहाँ है ही पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा U = 1/2 Q²C। तो दोनों मान हमारे यहाँ प्रूफ हो जाते हैं, U बराबर 1/2 CV² भी और U बराबर 1/2 Q² भी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल या ट्रिक जो भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतने ही। आगे की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।